कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या था बताओ फटाफट से। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? आपकी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल है ना, उसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल होती है उस मिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। कितने तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर हो सकता है? 4 तरह का कैपिटल हो सकता है। ओनली इक्विटी, इक्विटी प्लस डेट्स, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, इक्विटी प्लस डेट्स प्लस प्रेफरेंस। और चैप्टर का पर्पस क्या है? ये डिसाइड करना कि हमारी कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मतलब डिसीजन रिगार्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर अपना मेन पॉइंट है। पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला डिसीजन रिगार्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर और दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज। तो डिसीजन रिगार्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में पहला आपके पास होता है ऑन द बेसिस ऑफ केओ। तो केओ के बेस पे अपन डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बेटर है। तो क्या करोगे? वो कैपिटल स्ट्रक्चर बेटर है जहां पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम है। एक होता है अर्निंग पर शेयर। तो आप अर्निंग पर शेयर के बेस पे डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बेटर है। उसमें हर ऑप्शन पे आपको अर्निंग पर शेयर निकालना पड़ेगा। क्या फॉर्मेट यूज करते हैं? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ईबीआईटी से चालू हो रहा है। कोई एक दो क्वेश्चन है जो सेल से चालू हो रहे हैं, तो वो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो ईबीआईटी पे आ जाओगे। तो आपको क्या करना है? ईबीआईटी में से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जब माइनस करोगे ना, तो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट प्लस न्यू इंटरेस्ट, अगर आपकी कैपिटल में डेट्स हैं तो एग्जिस्टिंग प्लस न्यू इंटरेस्ट क्या होता है? माइनस होता है। ये आता है अर्निंग बिफोर टैक्स। उसमें से आप टैक्स माइनस कर दोगे तो ये आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। उसमें से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा, और वो माइनस करने के बाद ये आएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करोगे तो ये आएगा अर्निंग पर शेयर। तो जब भी कोई क्वेश्चन अर्निंग पर शेयर पर बेस्ड हो, तो आपको हर ऑल्टरनेटिव में निकाल लेना चाहिए कि आपके कितने नंबर ऑफ न्यू शेयर्स होंगे। तो एग्जिस्टिंग प्लस न्यू शेयर करके यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। बाकी नॉर्मल है, वो कैपिटल स्ट्रक्चर एक्सेप्ट कर सकते हैं जहाँ अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा हो। उसके बाद एक अपन ने लिया था इन डिफरेंस पॉइंट। क्या होता है इन डिफरेंस पॉइंट? ईबीआईटी मतलब इंडिफरेंस पॉइंट, मतलब ईबीआईटी का वो अमाउंट जहां दो डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर में भी अर्निंग पर शेयर सेम हो। तो इंडिफरेंस पॉइंट के बेस पे कैसे डिसीजन लेते हैं? अगर आपका एक्सपेक्टेड ईबीआईटी ज्यादा है, किससे? इन डिफरेंस पॉइंट से। अगर आपका एक्सपेक्टेड ईबीआईटी इन डिफरेंस पॉइंट से क्या है? ज्यादा है, तो वो ऑप्शन फॉलो करना चाहिए जहां एक्सटर्नल कैपिटल ज्यादा है। और अगर आपका एक्सपेक्टेड ईबीआईटी इन डिफरेंस पॉइंट से कम है, तो वो ऑप्शन फॉलो करो जिसमें एक्सटर्नल कैपिटल या तो नहीं हो या कम हो। तो इन डिफरेंस पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? अर्निंग पर शेयर अंडर वन कैपिटल स्ट्रक्चर इक्वल्स टू अर्निंग पर शेयर अंडर सेकंड कैपिटल स्ट्रक्चर रखना पड़ता है। और ये रखते समय अपने को ईबीआईटी की जगह, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की जगह अपन एक्स लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपकी कैपिटल में इक्विटी, डेट्स और प्रेफरेंस शेयर तीनों हैं, तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है। और अगर आपकी कैपिटल में इक्विटी प्लस डेट्स हैं, तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। और अगर आपकी कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस है, तो ईबीआईटी इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। और अगर आपकी कैपिटल में सिर्फ इक्विटी है, तो ईबीआईटी इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो आपको इन डिफरेंस पॉइंट निकालना होता है ना, तो इन चारों में से कोई दो कैपिटल स्ट्रक्चर होते हैं, तो आमने सामने आपको अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला लग के फिर ईबीआईटी निकालना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग समझ में आ गया? अगर एक्सपेक्टेड ईबीआईटी इन डिफरेंस पॉइंट से ज्यादा है, तो वो जिसमें एक्सटर्नल कैपिटल है या ज्यादा है, और अगर ऐसा है तो फिर ये। और अगर मान लो आपकी कैपिटल में दो कैपिटल स्ट्रक्चर है, एक इक्विटी और डेट्स और एक इक्विटी और प्रेफरेंस। डेट्स 8% है, प्रेफरेंस शेयर भी 8% है,
तो हमेशा डेट्स ही बेटर आएगा। वो प्रेफरेंस शेयर वाले ऑप्शन को हमेशा क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल ब्रेक इवन। फाइनेंशियल ब्रेक इवन का मतलब क्या हो गया, ईबीआईटी का वो अमाउंट जहां अर्निंग पर शेयर, वहां जहां पे आपका अर्निंग पर शेयर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो अगर आपकी कैपिटल में सिर्फ इक्विटी है, फॉर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ईबीआईटी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इक्विटी प्लस डेट से। तो ईबीआईटी इंटरेस्ट के बराबर होना चाहिए फॉर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, और इक्विटी प्लस प्रेफरेंस है तो ईबीआईटी इक्वल टू क्या होना चाहिए, प्रेफरेंस से डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स होना चाहिए। और अगर इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस डेट से, तो ईबीआईटी इक्वल्स टू इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स। क्या है ये बताएं। इन कंडीशन में फॉर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इतना ईबीआईटी होना चाहिए। इतना कमाओगे तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। डिसीजन मेकिंग क्या है, जितना फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा होगा उतनी रिस्क क्या है, ज्यादा है। और जितना फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कम होगा उतनी रिस्क क्या है, कम है। तो ये बेसिकली रहता है अपना डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ केओ, अर्निंग पर शेयर, इन डिफरेंस पॉइंट और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद अपन ने लिया था कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज। कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज का मेन पर्पस ये है कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में वो सजेस्ट करते हैं कि अपने को कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। तो मेन कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज का, ढंग से सुन लो, कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज का जो मेन डिस्कशन है ना, वो ये है कि क्या कैपिटल के स्ट्रक्चर में डेट्स का प्रपोर्शन बढ़ा के या कम करके केओ और वैल्यू ऑफ फर्म को चेंज कर सकते या नहीं कर सकते। क्या कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट्स का प्रोपोर्शन चेंज करके केओ और वैल्यू ऑफ फर्म को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये डिसाइड करना है। कुछ थ्योरीज इररिलेवेंस थ्योरीज है जो बोलती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का केओ और वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आप कैपिटल में डेट्स का प्रोपोर्शन कितना भी कर लो, आपका केओ और वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा, सेम होगा। और कुछ थ्योरीज रिलेवेंस थ्योरीज है जो बोलती है कि कैपिटल में डेट्स का प्रोपोर्शन बढ़ा के आप क्या कर सकते हो, केओ कम कर सकते हो और वैल्यू फर्म को बढ़ा सकते हो। बताओ मेरे को कौन कौन सी थ्योरीज हैं। पहला नेट इनकम अप्रोच, दूसरा नेट ऑपरेटिंग इनकम, ट्रेडिशनल, और एमएम थ्योरी में भी पहले विदाउट टैक्स थी फिर विद टैक्स थी। अब आप मुझे बताओ, ये पहली थ्योरी है ना, ये रेलेवेंस थ्योरी है। दूसरी थ्योरी जो है ना वो इररिलेवेंस थ्योरी है, ये इररिलेवेंस थ्योरी है। ट्रेडिशनल रेलेवेंस है, एमएम थ्योरी विदाउट टैक्स इररिलेवेंस है, इररिलेवेंस थ्योरी है, ये इसके जैसी है। और विद टैक्स क्या है, रेलेवेंस थ्योरी है। तो तीन थ्योरी रेलेवेंस हो गई, नेट इनकम, ट्रेडिशनल और एमएम थ्योरी विद टैक्स, जो बोलते हैं कि कैपिटल में डेट्स का प्रपोर्शन बढ़ा के केओ को कम किया जा सकता है और वैल्यू फर्म को बढ़ाया जा सकता है। ये सारी थियोरीज जो है ना कुछ कॉमन एजम्पशन पर बेस्ड है। पहला, आपकी कैपिटल में सिर्फ दो ही चीजें होती है, डेट्स और इक्विटी। पहला, कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड डेट्स एंड इक्विटी। दूसरा, केडी इज ऑलवेज लेस देन केई, केडी मतलब डेट सस्ता होता है। तीसरा, मतलब 100% पे आउट, मतलब ये हो गया कि अर्निंग पर शेयर इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर। ब्रोकरेज ब्रोकरेज कुछ नहीं होता। छठा आप ले सकते हो, कैपिटल मार्केट इज परफेक्ट। कैपिटल मार्केट परफेक्ट होने का मतलब इन्वेस्टर इज वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिस्क एंड रिटर्न। ये सारे क्या है इन सारी थ्योरीज के। उसके बाद पहली थ्योरी बताती है नेट इनकम अप्रोच। इसका स्पेसिफिक एजम्पशन है केडी, आप कैपिटल में डेट्स का प्रोपोर्शन कितना भी बढ़ा लो, आपका केडी कांस्टेंट है और केई कांस्टेंट है।
मतलब आप कैपिटल में 20% डेट्स रखो, 80% डेट्स रखो, 90% डेट्स रखो, डिबेंचर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन और इक्विटी शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन सेम रहेगा। तो ये थ्योरी का कंक्लूजन ये कि जैसे जैसे कैपिटल में सस्ती कैपिटल बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका केओ क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे अगर अपन ने बोला ना चाय में पानी अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, चाय की कॉस्ट क्या होगी, कम हो जाएगी। तो वैसे ही डेट सस्ता इक्विटी से, तो जैसे जैसे कैपिटल में डेट्स का प्रपोर्शन बढ़ाओगे केओ क्या होगा, कम हो जाएगा। बोलो। तो इसके अकॉर्डिंग केडी और केई क्या है, कांस्टेंट है, और चेंज किस में होगा। तो इस पे बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिकल आएगा तो उसमें आपको केडी और केई दिया होगा, केओ निकालना पड़ेगा। तो पहले आप वैल्यू ऑफ डेट्स निकाल लो, इंटरेस्ट डिवाइड बाय केडी करके, फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लो, एबीआईटी माइनस इंटरेस्ट डिवाइड बाय केई करके, और फिर आप वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लो डी प्लस ई करके, और फिर आप निकाल लो क्यू। क्या फॉर्मूला यूज करोगे, एबीआईटी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म, ऐसा करके क्यू निकाल सकते हो। अच्छा, इससे पहले अपन कुछ बेसिक फॉर्मूले ले सकते हैं। केडी निकालने का फॉर्मूला इंटरेस्ट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ डेट्स इनटू 100, इसलिए वैल्यू ऑफ डेट्स निकालनी हो तो इंटरेस्ट डिवाइड बाय केडी इनटू 100। सही है। केई निकालने का फॉर्मूला EBIT माइनस इंटरेस्ट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू 100, इसलिए इक्विटी निकालने का फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला EBIT माइनस इंटरेस्ट डिवाइड बाय केई, इसलिए इसको इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी बोलते हैं। केओ निकालने का फॉर्मूला EBIT डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म इनटू 100, इसलिए वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल्स टू EBIT डिवाइड बाय केओ इनटू 100। समझ में आया। केई निकालने का एक फॉर्मूला और लेते हैं, केओ प्लस केओ माइनस के डी डी डिवाइड बाई ई, ये सब तब है जब टैक्स नहीं होता है। समझ गए। और बाकी आप चाहो तो केओ निकालने के लिए टेबल भी बना सकते हो। तो अगर आपका क्वेश्चन प्रैक्टिकल ऐसा है जिसमें के डी दिया हुआ है, के ई दिया हुआ है और आपको केओ निकालने को बोल रहे हैं, तो बहुत इजी है। पहले वैल्यू ऑफ डेट्स निकाल दो, फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल दो, वैल्यू ऑफ फर्म निकाल के क्या करो, केओ निकाल दो। समझ गए। सेकेंड थ्योरी कौन सी है, सेकेंड थ्योरी है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। इसका स्पेसिफिक एजम्पशन है कि, इसका स्पेसिफिक एजम्पशन है कैपिटल में डेट्स का प्रोपोर्शन बढ़ाने के बाद भी केडी कांस्टेंट रहता है और केओ कांस्टेंट रहता है। चेंज किस में होता है, केई में। तो जैसे जैसे कैपिटल में डेट्स का प्रोपोर्शन बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगी, रिस्क बढ़ेगी तो इक्विटी शेयर होल्डर का रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये इनका स्पेसिफिक एजम्पशन है। और यही सेम है एमएम थ्योरी विदाउट टैक्स। एमएम थ्योरी विदाउट टैक्स भी वही है। तो इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको केडी दिया होता है और केओ दिया आता है, और अपने को क्या निकालना होता है, केई निकालना होता है। तो पहले वैल्यू ऑफ डेट्स कैसे, सही है। फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी, नहीं, वैल्यू ऑफ फर्म, केओ दिया होगा ना आपको, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, तो इससे वैल्यू ऑफ डेट्स निकाल लो, इससे केओ से वैल्यू निकाल लो, EBIT डिवाइड बाय केओ इंटू 100। फिर बताओ, वैल्यू में, वैल्यू ऑफ फॉर्म में से डेट्स माइनस करोगे तो इक्विटी का वैल्यू आ जाएगा, और फिर आपको केई निकालना है, EBIT माइनस इंटरेस्ट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू 100। और या फिर यहाँ वो फॉर्मूला भी है अपना, के इक्वल्स टू केओ प्लस केओ माइनस के डी डी डिवाइड बाई ई, से भी निकाल सकते हो। समझ में आया। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच, जब आप कैपिटल में डेट्स का प्रोपोर्शन बढ़ाते हो ना, तो एक लिमिट तक तो केडी कांस्टेंट रहता है, फिर केडी क्या होता है, बढ़ जाता है। केई भी क्या होगा, एक लिमिट तक केई कांस्टेंट रहेगा, फिर उसके बाद केई भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इन दोनों के बेसिस पे अगर अपन बोलें, इन, बेटा नालायक की पंक्ति मत करो, इन दोनों के बेस पे अगर अपन केओ का ट्रेंड देखें तो क्या होगा, केओ धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। यहां तक केओ कम होगा, फिर केओ क्या होगा, बढ़ जाएगा। वो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम है जहां पे आपका केओ लोएस्ट है, जहां पे आपका केओ सबसे कम है, वो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम है। तो ट्रेडिशनल में तो तीनों ही चेंज होते हैं, केडी भी चेंज होता है, केओ भी चेंज होता है, केई भी चेंज होता है। समझ गए। तो वो जो टेबल वाले क्वेश्चन थे ना, वो डेट्स का प्रपोर्शन 10, 20, 30, 40, वो सारे ट्रेडिशनल पर बेस्ड है। एमएम थ्योरी
बताओ एमएम थ्योरी, स्पेसिफिक एजम्पशन बताओ एमएम थ्योरी का। कैपिटल मार्केट परफेक्ट है और जिस रेट पे कंपनी के लिए इंटरेस्ट अवेलेबल, लोन अवेलेबल है, उसी रेट पे इंडिविजुअल के लिए भी लोन अवेलेबल है, वो आर्बिट्रेज में काम आता है। तो एमएम थ्योरी क्या, विदाउट टैक्स, ये बिल्कुल वैसी है जैसे नेट ऑपरेटिंग इनकम है। पर अगर अपन इस थ्योरी को विद टैक्स की तरह चलाएं, मतलब इसके लिए पहले आपको विद टैक्स देखना पड़ेगा, फिर विदाउट टैक्स आपको समझ में आएगा। तो पहले क्या निकालोगे, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म। कैसे निकालोगे वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म? EBIT डिवाइड बाय उसका के या KO, समझ गए? विदाउट टैक्स, विदाउट टैक्स ही बात कर रहे हैं। सेकेंड, वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म, क्योंकि D इंटू टी नलीफाई हो जाता है, तो जो वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म है वही वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म आएगी। उसके बाद आप वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म में से डेट्स हटा दो, तो ये वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी लिवर्ड फर्म की। फिर उसके बाद आप क्या निकाल सकते हो, के ही निकाल सकते हो। कोई कोई नुकसान नहीं है ज्यादा पढ़ने में, अगर आता है तो और आने लग जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। के ही अगर आपको निकालनी किसकी, लिवर्ड फर्म की, तो EBIT माइनस इंटरेस्ट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू 100, और नहीं तो वही फॉर्मूला आपका KO। किसका KO लोगे, अनलिवर्ड का, प्लस KO माइनस KD D/E करके आप के निकाल सकते हो। और अगर आपको अब KO निकालना हो तो वो KO जो होगा ना, वो KE ऑफ अनलिवर्ड के बराबर होगा। और आप चाहो तो टेबल भी बना सकते हो, क्योंकि MM थ्योरी विदाउट टैक्स जो है ना, वो इररिलेवेंस थ्योरी है। उसके अकॉर्डिंग KO में चेंज हो ही नहीं सकता है डेट्स का प्रोपोर्शन बढ़ाने से। तो ये MM थ्योरी विदाउट टैक्स है। और अगर आपको MM थ्योरी विद टैक्स पे जानना है तो पहला, अच्छा MM थ्योरी विद टैक्स क्या रेलेवेंस थ्योरी है क्या? वो रेलेवेंस थ्योरी, रेलेवेंस मतलब कैपिटल में डेट्स का प्रोपोर्शन बढ़ाने से आपको इंटरेस्ट पे टैक्स बेनिफिट मिलता है, उसकी वजह से आपकी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ती है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कम होता है। क्या करोगे बताओ इसमें? पहले वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म निकालना है। ओके, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म निकालने के लिए EBIT इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय उसका के या KO करना पड़ेगा। फिर वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म के लिए वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस D इंटू टी। ये D इंटू टी है, ध्यान रखना, ये D इंटू 1 माइनस टी नहीं है, ये टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन डेट से ये। फिर आप वैल्यू जो आपने निकाली है किसकी, लिवर्ड फर्म, उसमें से डेट्स की वैल्यू हटा दो, इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी लिवर्ड की। फिर आप निकाल सकते हो किसका, लिवर्ड फर्म का। तो EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू 100 करना पड़ेगा। और अगर आप चाहो तो KE का वो फॉर्मूला लोगे तो KO किसका, अनलिवर्ड का, फिर KO अनलिवर्ड का माइनस KD D अपॉन E 1 माइनस टैक्स, ये भी ले सकते हो। और फिर यहाँ पे KO इक्वल्स टू क्या लिखूं, KE ऑफ अनलिवर्ड। टेबल बनानी पड़ेगी, यहां ये भी नहीं कर सकते अपन, EBIT डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म भी नहीं कर सकते, इंटरेस्ट है ना बीच में, इसलिए तो यहां आपको टेबल बना के KO निकालना पड़ता है। समझ में आया? और उसके अलावा क्या है, आर्बिट्रेज प्रोसेस। कब चलता है आर्बिट्रेज प्रोसेस? वो MM थ्योरी जो होती है ना विदाउट टैक्स, जिसमें अपन बोलते हैं कि वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड होना चाहिए। पर अगर ऐसा ना हो, इसका मतलब कैपिटल मार्केट बैलेंस नहीं है। अगर मैं बोलूं कि इसकी वैल्यू 1 लाख है, तो इसकी वैल्यू भी 1 लाख होनी चाहिए, ये अपने को पता है। और अगर ये मान लो 1,20,000 है, इसका मतलब आपके लिवर्ड फर्म ओवर वैल्यूडेड है, मार्केट बैलेंस नहीं है। तो फिर जो लिवर्ड फर्म के शेयर होल्डर है उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप इस कंपनी के शेयर बेच के इसके खरीद लो, आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, सेव हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाए 1 लाख है और ये 1,20,000 है, दैट मीन्स अनलिवर्ड फर्म ओवर वैल्यूडेड है। तो अनलिवर्ड फर्म के शेयर होल्डर्स को ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अपनी इन कंपनी के शेयर्स को बेच के ये खरीद लो।
अब शेयर बेच के शेयर खरीदने के बीच में रिस्क मेंटेन करने के लिए क्या होता है, लोन या तो लेते हैं या देते हैं। अब आप मुझे बताओ कि अगर आप किसी लिवर्ड फर्म के शेयर होल्डर हो, अगर आप किसी लिवर्ड फर्म के शेयर होल्डर है, इसका मतलब आप रिस्क बेयर करते हो। अब आप इसके शेयर को बेच के किस में जा रहे हो, अनलिवर्ड में जा रहे हो। इसका मतलब वहां पे जब शेयर होल्डर बनोगे तो रिस्क नहीं है। तो इस केस में अपन लोन लेते हैं, लोन लेते हैं उतना ही जितना हमारा यहां हिस्सा था। तो यहां सीधा है, अगर आप यहां 10% शेयर होल्डर थे तो यहां पे लोन में आपका हिस्सा 10% था, तो उतना ही आप यहां पे क्या करो, लोन ले लो। तो शेयर बेच के जो पैसा आएगा प्लस लोन का जो पैसा आएगा उससे आप क्या करो, ये खरीद लो। फिर इससे जो तुमको अर्निंग मिलेगी उसमें से आप इंटरेस्ट पे कर दो, ये तुम्हारी प्रपोज अर्निंग आ जाएगी। अगर अनलिवर्ड फर्म के शेयर होल्डर हैं, मतलब आप अभी रिस्क फ्री एनवायरनमेंट में हो, अब आप इसके शेयर को बेच के क्या कर रहे हो, लिवर्ड में जा रहे हो। मतलब आप ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहे हो जहां रिस्क है। तो मैं रिस्क फ्री एनवायरनमेंट से रिस्क वाले एनवायरनमेंट में जा रहा हूं, तो मुझे अभी भी रिस्क फ्री रहना है। तो आप जो इसका पैसा बेचोगे ना, उससे जो तुमको नेट प्रोसीड होगी उसमें से आपको लोन देना पड़ेगा आउटसाइड, और बाकी बचे हुए पैसे को अपन क्या करेंगे, इक्विटी शेयर इन लिवर्ड में डालेंगे। तो जो नेट प्रोसीड आती है ना, अनलिवर्ड के शेयर को बेच के जो नेट प्रोसीड आती है उसमें से कितना लोन देना है और कितना इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना है, ये डेट्स इक्विटी के रेशियो में डिवाइड कर दो। किसके, लिवर्ड फर्म के डेट्स की वैल्यू और लिवर्ड फर्म की इक्विटी की वैल्यू में क्या करो, आप डिवाइड कर लो। तो कंक्लूजन क्या है, लोन कब लेते कब है लोन, अगर आप लिवर्ड से अनलिवर्ड में जा रहे हो। अगर आप लिवर्ड से अनलिवर्ड में जा रहे हो तो लोन लेते हैं, और अगर आप अनलिवर्ड से लिवर्ड में जाते हो तो लोन देते हैं, जिसमें बाद में अपने को इंटरेस्ट मिलता है। अब जैसे अगर अपन यहां पे बात करें, कौन से क्वेश्चन थे इसमें, 4 क्वेश्चन है आपके पास, 2-2 मिनट के क्वेश्चन है, देखो। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 में, देयर आर टू कंपनीज एन और एम हैविंग सेम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स ऑफ रुपीज 20,000, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम है। एम लिमिटेड इज लिवर्ड कंपनी, एम लिमिटेड लिवर्ड है, हैविंग ए डेट्स ऑफ रुपीज 1,00,000, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एन इज 10%। इसका के दिया हुआ है आपको, और एम लिमिटेड का कितना है, 11.5 है। के दिया है, के दोनों का, सुन रहे हो। अगर इसका के नहीं होता ना, किसका, एन का की, आप सुनो ज्यादा अच्छा है आपके लिए, एन का के 10% है, जो कौन है, अनलिवर्ड है। और एम का के दिया है, अगर एम का के नहीं दिया होता तो फिर अपन वो करते, पहले अनलिवर्ड की वैल्यू निकालते फिर लिवर्ड की वैल्यू निकालते। हेलो, अब दोनों का के दिया है ना। अब ये कह रहे हैं हाउ द आर्बिट्रेज प्रोसेस विल कैरिड ऑन, तो अपने को ये पता लगाना पड़ता है कि कौन सी फर्म ओवर वैल्यूड है। तो आप पहले क्या करो, वैल्यू निकालो, किसकी, वैल्यू ऑफ एन लिमिटेड, जो इक्विटी के बराबर होगी। उसका ईबीआईटी कितना है, 20,000, उसका के 10% है, 2 लाख। अगर एमएम थ्योरी विदाउट टैक्स के सारे एजम्पशन फुलफिल हो जाते, तो अगर इसकी वैल्यू 2 लाख है तो उसकी भी 2 लाख आनी चाहिए। अब आप वैल्यू निकालो एम लिमिटेड की, जिसकी वैल्यू है डेट्स प्लस इक्विटी। डेट्स कितना है, इक्विटी, ईबीआईटी 20,000 है, 7,000 का इंटरेस्ट से डिवाइड बाय के 11 पॉइंट, 1 लाख प्लस 1,13,000, 2,13,043। तो इससे पता चलता है यहां पे कि एम लिमिटेड ओवर वैल्यूड है। एम लिमिटेड कौन है, एम लिमिटेड लिवर्ड है, और एन लिमिटेड क्या है, अनलिवर्ड है। तो यहां पता चल रहा है कि लिवर्ड फर्म इज ओवर वैल्यूडेड देन
अनलिवर्ड फर्म। तो अपन सजेस्ट करेंगे कि आप क्या करो, एम लिमिटेड के इक्विटी शेयर में जो तुम्हारा हिस्सा है वो बेचो और एन लिमिटेड के शेयर्स खरीदो। तो अभी आर्बिट्रेज प्रोसेस को एग्जाम में इतना तक आया हुआ है। अब आर्बिट्रेज प्रोसेस के लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके पास कितने % शेयर है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि आप एम लिमिटेड के 10% शेयर होल्ड करते हो, तो सबसे पहले क्या निकालने हैं, प्रेजेंट अर्निंग एज इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ एम लिमिटेड। तो 20,000 का ईबीआईटी है, 7,000 इंटरेस्ट दे रहे हो, उस पे 10% आप कमा रहे हो, 1,300। ये तुम्हारी प्रेजेंट अर्निंग है। सेकंड, प्रोसीड फ्रॉम, नहीं अपन लिखते हैं प्रोसीड अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एन लिमिटेड। कौन एन लिमिटेड? अनलिवर्ड है ये। तो अब यहां पे आप लिखो सेल प्रोसीड। कितने % शेयर है तुम्हारे पास? तो 1,13,043 का 10%, 11,304। तो ये शेयर बेच के आया। प्लस अभी सोचो, आप पहले किस में शेयर होल्डर थे? लिवर्ड में। कितना? 10%। मतलब वहां डेट्स में तुम्हारा हिस्सा कितना था? अब तुम जा रहे हो किसमें? अनलिवर्ड में, जहां तुम्हारा डेट्स में हिस्सा नहीं है। तो पहले जब तुम्हारा 1,00,000 में 10% हिस्सा था, कितना? 10,000। तो वहां पे भी अपना लोन में 10,000 हिस्सा होना चाहिए, पर वहां तो लोन है नहीं। तो अपन क्या करेंगे? लोन ले लेंगे, लोन फ्रॉम ओपन मार्केट एट द रेट ऑफ, उधर जो रेट था वही 7%। ये 10,000 का लोन ले लिया, तो आपके पास आ गया 21,304। इससे आप क्या करो, इसके शेयर खरीद लो। तो 2,00,000 में से 21,304 रुपए के शेयर अपन ने खरीद लिए। अब आप निकाल लो आपकी प्रपोज अर्निंग। प्रपोज अर्निंग डिविडेंड फ्रॉम एन लिमिटेड। अब देखो एन लिमिटेड की टोटल अर्निंग शेयर होल्डर्स के लिए कितनी? 20,000 है। 2,00,000 की वैल्यू के शेयर हैं, अपन ने उसमें से 21,304 खरीदे। टू, और माइनस आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपने बाहर से लिया। कितना? 10,000 पे 7% के हिसाब से 700, 13,1430। तो इंक्रीज इन अर्निंग अगर निकालूं तो 1,430 हो गया, पहले 1,300 था, 130 से अर्निंग बढ़ जाएगी। और अगर यहीं कोई अपने को बोले कि सेविंग इन इन्वेस्टमेंट निकालो, सेविंग इन इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा? मुझे कितना कमाना है? पहले मेरी अर्निंग कितनी थी? 1,300। तो 1,300 तो मुझे अर्निंग चाहिए, 700 मुझे इंटरेस्ट देना है, मुझे 2,000 कमाना है। अब मैं ये देख रहा हूं कि 2,000 कमाने के लिए कितना इन्वेस्ट करूं। मतलब मुझे अर्निंग कितनी चाहिए वो पता है, मुझे इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो अगर मुझे एन लिमिटेड में 20,000 कमाना होता तो मैं 2,00,000 इन्वेस्ट करता, सारे शेयर खरीद लेता। एक के लिए 2,00,000 डिवाइड बाय 20,000, और मेरे को अगर 2,000 कमाना है तो 2,00,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 2,000, तो मेरे को सिर्फ 20,000 कम, 20,000 इन्वेस्ट करना है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं सेविंग इन इन्वेस्टमेंट, मेरे पास अमाउंट अवेलेबल कितना है? 21,304 में से 20,000 ही इन्वेस्ट करूंगा, 1,304 का सेविंग इन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ये आर्बिट्रेज प्रोसेस से बेनिफिट है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा ही है, उसमें साफ दिया हुआ है कि आपके पास कितने शेयर हैं, 15%। और ये बाकी दो क्वेश्चन जो हैं वो उन कंडीशन के हैं जब क्या होता है, जब अनलिवर्ड फर्म क्या होती है, ओवर वैलिड होती है। तो अपन बोलते हैं अनलिवर्ड फर्म के शेयर बेच के लिवर्ड के खरीदो। तो आप रिस्क फ्री से क्या कर रहे हो? रिस्क में जा रहे हो। हाँ,
यहां पे भी वही करना पड़ेगा। बताओ पहला क्या करेंगे, वैल्यू निकाल, वैल्यू ऑफ, पहले आप निकाल दो अनलिवर्ड की। बस 5 मिनट और इन्वॉल्वमेंट रखो, ठीक रहेगा। 20,000 डिवाइड बाय उसका के ही बताओ मेरे को। ये वैल्यू होगी अनलिवर्ड की। फिर आप निकालो वैल्यू ऑफ लिवर्ड। 20,000 में से 7,000 का इंटरेस्ट हटा दो, डिवाइड बाय के ही कितना है, 18%। 722, 72,222 और जोड़ दो। ये वैल्यू आ गई लिवर्ड फॉर्म की 1,72,222, 1,72,200। तो पता चल रहा है यहाँ पे वैल्यू ऑफ इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ। तो आप क्या सजेस्ट, किसके शेयर बेचने, अनलिवर्ड के शेयर बेचो, है ना। अब आपको होल्डिंग नहीं दी हुई, आपके पास कितना है, तो अपन मान सकते हैं कि अपने पास क्या है, 10% होल्डिंग है। तो पहले आप निकाल लो प्रेजेंट अर्निंग एज इन्वेस्टर ऑफ, प्रेजेंट अर्निंग एज इन्वेस्टर ऑफ, बताओ फटाफट। यू लिमिटेड, दूसरा अमाउंट अवेलेबल इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एल लिमिटेड, प्रोसीड कितनी मिलेगी तुमको, 2 लाख का 10% शेयर बेचोगे 20,000। अब यहां लोन लेते नहीं है, देते हैं, यहां पे लोन देते हैं, लोन टू आउटसाइडर, और बचा हुआ जो पैसा है वो इक्विटी शेयर ऑफ एल लिमिटेड खरीदेंगे। अब ये 20,000 में से कितना लोन देना और कितने शेयर खरीदने, तो सीधा तरीका होता है, लिवर्ड फर्म की जो डेट्स की और इक्विटी की वैल्यू है ना, उसके प्रपोर्शन। तो 72,200 नहीं, 1 लाख इज टू 72,222 के प्रपोर्शन में डिवाइड कर दो। तो 20,000 डिवाइड बाय 1161 इतना लोन देना है, और 20,000 में से इक्विटी में इन्वेस्ट कर दो। बस इसके बाद आप प्रपोज अर्निंग निकाल दो। क्या निकालेंगे प्रपोज अर्निंग, प्रपोज अर्निंग डिविडेंड फ्रॉम, किससे मिलेगा, डिविडेंड फ्रॉम एल। पहले किसके शेयर होल्डर थे, पहले आप अनलिवर्ड के शेयर होल्डर थे, अब क्या हुआ, लिवर्ड, डिविडेंड फ्रॉम एल लिमिटेड। 20,000 का उसका एबीआईटी है, 7,000 वो उसमें से इंटरेस्ट दे रहा है, टोटल अवेलेबल कितना है, 13,000। 13,000 अवेलेबल है 72,222 के लिए, और आपने खरीदे 8387, 1509 प्लस इंटरेस्ट। आपने लोन कितना दिया, 11,713 का लोन दिया है, उस पर 7% इंटरेस्ट मिलेगा, 812, 2321, ये आपकी प्रपोज अर्निंग है। अगर अपन यहाँ पे बात करें इंक्रीज इन अर्निंग कितनी है, तो 2321 में से 2,000 पहले कमा रहे थे, 321 से तुम्हारी अर्निंग क्या होगी, बढ़ जाएगी। और अगर यहाँ पे आपको सेविंग इन इन्वेस्टमेंट निकालना है, पहले कितना परसेंट था तुम्हारे पास, 10%। पहले कितना था, 10%। तो यहाँ पे सेविंग इन इन्वेस्टमेंट निकालने का तरीका क्या होता है कि आप यू लिमिट, यू में थे ना, आपका अनलिवर्ड में 10% होल्डिंग था, तो लिवर्ड में भी आपको क्या करना है, 10% होल्डिंग रखना है। तो वहां सीधा तरीका ये होता है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एल लिमिटेड,
और लोन टू आउटसाइडर। कितनी वैल्यू थी इसकी? 72,222 का 10%, 7,222। जिसकी अक्ल थोड़ी भी अभी काम कर रही है तो मेरे को बताओ, लिवर्ड में डेट्स की वैल्यू 1 लाख है और इक्विटी की वैल्यू 72,222 है। तो 72,222 में से मैंने 10% शेयर खरीद लिए, 7,222। तो मेरा वहां डेट्स में हिस्सा कितना हो गया? 10% हिस्सा हो गया। कितना? 10,000। अब मैं 10,000 का लोन दे दूंगा। तो मैंने 10,000 का क्या किया इस केस में? लोन दे दिया। कहाँ चला गया? ओहो, मिल गया। ये 10,000 का लोन दे दिया तो अपना कितना हो गया? 17,222। और अपने पास टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट कितना था? 20,000। तो 20,000 में से 17,222 माइनस कर दो, 2,778। इतना सेविंग इन इन्वेस्टमेंट होगा। अच्छा, ऐसा करके भी मेरी प्रपोज अर्निंग 2,000 ही आएगी, जो मेरी एग्जिस्टिंग भी है। डिविडेंड कितना मिलेगा बताओ? 13,000। कहां से आया 13,000? 20,000 माइनस 7,000। 13,000 डिवाइड बाय क्या करूंगा? 7,2,2,2,2 हो गया? नहीं, 2 इंटू 7,222। 1,300 तो डिविडेंड मिल जाएगा और 10,000 के लोन पे 7% के हिसाब से 700 इंटरेस्ट मिल जाएगा, 2,000। तो जिसको समझ में आ रहा है, इतना पैसा इन्वेस्ट करके मैं इतना कमा सकता हूं जितना मैं एग्जिस्टिंग कमा रहा था। तो मेरा सेविंग इन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 2,778। ये आर्बिट्रेज प्रोसेस होता है। तो इसके 4 क्वेश्चन हैं, वही अपने को देखने और वही करने हैं। समझ में आया? इजी होता है आर्बिट्रेज प्रोसेस। और सबसे अच्छी बात क्या है कि वो सेम पैटर्न है क्वेश्चन का। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं हो कि क्या निकालना है तो क्या करोगे? या तो अर्निंग निकालो, इंक्रीज, और या फिर सेविंग इन, दोनों में से एक काम करना है। मेरे को लगता है बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं बोले तो सेविंग इन अर्निंग निकाल लेनी चाहिए। सेव इंक्रीज इन अर्निंग, इंक्रीज इन अर्निंग निकाल। समझ में आया?